एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। आज हम एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम वन लाइनर के रूप में देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर लेकर आए हैं। इसको आप अगर कोई भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन का आंसर हमारा बस इतना ही था, लेकिन हमने ऋग्वेद से संबंधित जितने भी डाटा पता था हमने सब यहाँ पर लिखा है। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल होते हैं। गायत्री मंत्र जो हमारा है वो 10वें मंडल में है। 1028 इसमें सूक्तियाँ हैं। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के बारे में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? देवी सावित्री को समर्पित है। यह सबसे प्राचीन वेद है। तो जो ऋग्वेद है हमारा, इसमें हमारा गायत्री मंत्र मिलता है और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट हमारा है, वे दो राज्य जिसमें लौटते हुए मानसून के साथ प्रायः चक्रवात मतलब साइक्लोन आते हैं, वो कौन सा राज्य है? तो लौटता हुआ मानसून हमारा कब आता है? नवंबर और दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बारिश करता है हमारा लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत का सर्वाधिक नम स्थान कहाँ है? तो मेघालय जो है सर्वाधिक नम स्थान है। इसकी राजधानी शिलांग है। गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और खासी पहाड़ी पर ही मासिन राम है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। खासी पहाड़ी पर ही ये मासिन राम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये चीज़ भी आपको पता रहनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आई होप आप ज़रूर पसंद करेंगे। कुगटी वन्य पशु विहार कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक जो है ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? अगर इस तरह से क्वेश्चन करेगा तो आप बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक के अंदर। हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की और भवभूत ने मालती माधव की रचना की है। भवभूत ने किसकी रचना की है? मालती माधव की रचना की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नागरहोल नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। चंद्रप्रभा और दुधवा ये दोनों नेशनल पार्क हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने? गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रसारित किया। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। गैल्वेनीकरण क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। तो यह जस्ते का लेप लगाया जाता है जब किसी भी धातु को बचाने के लिए कि वो खराब ना हो, उस पर जस्ते का लेप लगाया जाता है। इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। स्टील, आयरन और क्रोमियम। स्टील में क्या क्या मिला होता है? आयरन, क्रोमियम और निकिल, ये तीनों मिलाकर स्टील बनता है। पीतल में क्या क्या मिला होता है? कॉपर और जस्ता। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। टेट में सीटेट में हमेशा ये पूछता है कि पीतल जो है वो किससे मिलकर बना है। और ब्रांज और तांबा, ये तीनों में से अक्सर जरूर आ जाता है क्वेश्चन। तो ये तीनों आप जरूर याद रखेंगे। पीतल कॉपर और जस्ता से मिलकर बनता है। ब्रांज जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं होती है। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे, स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पर 31 जोड़ी तंत्रिकाएं स्पाइनल कार्ड में हमारी होती हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है आकाश नीला दिखाई देने का कारण। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट क्या करता है? ग्रेफाइट का क्या काम है परमाणु नियंत्रण में? तो यहाँ पर मंदक का कार्य करता है। व्हेल और डॉल्फिन मछलियाँ क्या हैं? स्तनधारी होती हैं।
अगर मछलियों के बारे में पूछे तो व्हेल और डॉल्फिन जो होती हैं ये दोनों स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी होती हैं तो स्तनधारी की जो सारे गुण होते हैं वो ये शो करती हैं, व्हेल मछलियाँ और डॉल्फिन। नेक्स्ट है हमारा अलकनंदा का पर्यायवाची क्या है। तो अलकनंदा का पर्यायवाची क्या क्या है? देव नदी, गंगा, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी और मंदाकिनी। अलकनंदा को क्या क्या नाम से जानते हैं? जाह्नवी, मंदाकिनी, देव नदी, गंगा, भागीरथी और सुरसरिता। नेक्स्ट हमारा अगिया बैताल मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ क्या है? अगिया बैताल मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। अगिया बैताल मतलब क्रोधित होना। कुलीन, कुलीन का मतलब होता है कि वो उच्च वर्ग वाला हो। कुलीन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या है? उच्च वर्ग वाला। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। विनीत का पर्यायवाची क्या है? विनीत मतलब होता है शिष्ट, विनम्र, शील और सज्जन। विनीत का मतलब होता है शिष्ट हो, विनम्र हो, शील हो, सज्जन हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आप एक नज़र में देखेंगे सारी कृषि में क्रांतियाँ कौन कौन सी हुई थी। तो परमाणु क्रांति हमारी होती है भिंडी उत्पादन के लिए, सेफ्रॉन क्रांति होती है केसर उत्पादन के लिए, रजत क्रांति होती है अंडा उत्पादन के लिए, ग्रीन गोल्ड क्रांति है हमारा चाय उत्पादन के लिए, हरित सोना क्रांति किसे कहते हैं? बांस उत्पादन को हरित सोना क्रांति। ये भी इस समय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, हरित सोना क्रांति और ये परमाणु क्रांति दोनों पूछा गया था। गुलाबी क्रांति क्या होता है? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन के लिए होता है। बादामी क्रांति क्या होता है? मसाला उत्पादन को हम बादामी क्रांति कहते हैं। और खाकी क्रांति क्या होता है? चमड़ा उत्पादन खाकी क्रांति होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं या फिर इसको याद रख सकते हैं, जैसे भी आप। नेक्स्ट देखिए, पराबैंगनी किरण के बारे में यहाँ पे पूछता है कौन सी पराबैंगनी किरण कैसी होती है। तो पराबैंगनी किरण जो होती है UVA रे जो होती है ये सबसे ज़्यादा आती है। ये क्या होती है? सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर आती है। और UVB और UVC ये 3 प्रकार की रेज होती हैं पराबैंगनी किरणों में। और UVC जो होती है ये सबसे हानिकारक यही होती है। यही बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे हानिकारक कौन सी रे है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषक का मानक क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में कितना ध्वनि प्रदूषण होना चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन और रात का यहाँ पर बता रहा है, दिन में 75 से 70 होना चाहिए, व्यापारिक क्षेत्र में 65 से 55 डेसिबल होना चाहिए, आवासीय क्षेत्र में 55 से 45 होना चाहिए, और शांति क्षेत्र में क्या होना चाहिए? 50 से 40 तक। पुस्तकालय में कितना होना चाहिए? 45 से 35 तक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 45 से 35 डेसिबल तक ही पुस्तकालय में ध्वनि का प्रदूषण होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आंदोलन है नवधान्य आंदोलन। ये कहाँ से चला था? दिल्ली में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु ये चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थी? वंदना शिवा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके नेतृत्वकर्ता वंदना शिवा थी। कौन? नवधान्य आंदोलन की। ये 1982 ईस्वी में चला गया था। वंदना शिवा को लवलीहुड पुरस्कार भी दिया गया है, 1993 में इनको मिला था। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक गई थी, इसी के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था, लवलीहुड पुरस्कार इनको मिला था। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, वंदना शिवा ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, सारे जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही बस कवर किया है, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये वीडियो। भोपाल गैस दुर्घटना किस देश की कंपनी में हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना जो है त्रासदी जो हुई थी वो 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी, इसीलिए इसको भोपाल गैस दुर्घटना इसका नाम भी रखा गया था। कंपनी कौन सी थी? तो कंपनी ये यूनियन कार्बाइड इसमें बनाया जा रहा था, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी और अमेरिका की ये कंपनी थी। कीटनाशक दवाओं का निर्माण कर रही थी इसमें। और गैस जिसका रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी? मिक गैस, शॉर्ट में इसको मिक बोलते हैं, और इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का ही रिसाव हुआ था। उसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। नेक्स्ट हमारा है लोअर लेक, अपर लेक।
पाया जाता है, कहाँ पर? लोअर लेक और अपर लेक कहाँ पाया जाता है? तो ये भोपाल में पाया जाता है। जेट्रोफा के बीज में कितना प्रतिशत तेल निकलता है? जो जेट्रोफा होता है इसके बीज से कितना प्रतिशत तेल निकलता है? तो जेट्रोफा जो होता है ये बायोडीजल प्लांट है, 20 से 25% तेल इसमें निकलता है। मतलब कि जैसे अगर आप 100 किलो जेट्रोफा का बीज है तो उसमें 20 से 25 किलो तेल निकलेगा। प्लेग से प्रभावित होता है, क्या होता है? प्लेग से हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। ये भी क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। अब यहाँ पर हम कुछ आंदोलन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से आंदोलन। जैसे देखिए विश्नोई आंदोलन जो है उसके जो है कौन कौन से लीडर थे? संत जम्बोजी और अमृता विश्नोई, ये दोनों इसके लीडर थे विश्नोई आंदोलन के। चिपको आंदोलन में कौन था? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। शांत घाटी आंदोलन में आदिवासियों का सामूहिक प्रयास हुआ था और इसमें एक लीडर थी सुमाया कुमारी। नेक्स्ट हमारा है नवदान्य आंदोलन। इसमें वंदना शिवा, आपने पहले ही पढ़ा कि इन्होंने पुरस्कार भी पाया था, लवलीहुड का पुरस्कार। चिपको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े ने किया था चिपको आंदोलन का नेतृत्व। नर्मदा बचाओ में 3 लोग थे, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर और अरुंधति राय। ये तीनों लोग चिपको आंदोलन में थे। मैत्री आंदोलन में कौन था? कल्याण सिंह रावत थे मैत्री आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट हमारा है श्रोता का बहुवचन क्या है? तो श्रोता का बहुवचन श्रोता जन होता है। अकिंचन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अकिंचन रंक, गरीब, निर्धन, दीन, दरिद्र, ये सारे अकिंचन शब्द के पर्यायवाची हैं। स्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? तो स्थावर शब्द का विलोम जंगम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्थावर बहुत बार पूछा गया है, इसका विलोम होता है जंगम। लोहे के चने चबाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है मुश्किल कार्य करना। लोहे का चना चबाना मतलब मुश्किल कार्य करना। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। सत छाया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत धन छाया, सत छाया हो जाएगा। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो धड़ाधड़ में अव्ययी भाव समास है। कंघी का तत्सम क्या है? ये पिछली बार पूछा गया था, कंघी का तत्सम क्या है? तो कंघी का तत्सम क्या होता है? कंकती, क्योंकि कंकती से मिलकर कंकती से टूटते टूटते क्या बन गया है? कंघी। तो कंघी क्या है? तद्भव है और कंकती इसका तत्सम है। जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहते हैं। जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं। नेक्स्ट है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, कृतघ्न। अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ आंसर। हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। 14 सितंबर 1949 को ये हमारी राजभाषा बनी थी। देवनागरी लिपि होती है इसमें, और देवनागरी लिपि में यह क्या लिखी जाती है? और भारत की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लिखित इकाई अगर पूछेगा तो वर्ण बताएंगे और मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि बताएंगे। वर्ण में भेद आप जानते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होता है हमारा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमारे 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ और री, ये हमारे स्वर हैं। नेक्स्ट है स्वर के प्रकार क्या कौन कौन से हैं? स्वर हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। 3 प्रकार के हमारे स्वर बताए जाते हैं। हर्ष स्वर में आप देखते हैं आ ई उ और री, 4 हमारे हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में ये सारे बड़े वाले मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ और औ, 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत में जो है जैसे आप देखते हैं ना, जो 3 मात्रा वाले, जैसे देखिए इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा और 2 से अधिक मात्रा, जैसे जो उससे भी ज़्यादा मात्राएं इसमें होती हैं तो इसको उच्चारण करने में और भी ज़्यादा समय लगता है, तो इसे हम प्लुत कहते हैं, प्लुत स्वर।
नेक्स्ट है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जीव के आधार के प्रयोग पर भी 3 होते हैं, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये 4 अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आ होता है, और पश्च स्वर जो होता है हमारा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, 5 हमारे ये पश्च स्वर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर भी ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समृद्ध, फिर अर्ध समृद्ध, फिर विवृत, फिर अर्ध विवृत। समृद्ध जो होते हैं ई उ, ये 4 समृद्ध होते हैं। अर्ध समृद्ध ए और ओ, और विवृत सिर्फ और सिर्फ आ होता है, विवृत आ होता है। और अर्ध विवृत जो होता है ये आय और औ, आय और औ जो होता है वो अर्ध विवृत होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि समृद्ध कौन है, अर्ध विपरीत कौन है, इस तरह से क्वेश्चन में दे देगा और आपको वहाँ से छांट कर लिखना पड़ेगा। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे कौन सा अक्षर कौन सा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन जो होते हैं ये किसी की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे इनको जब आप उच्चारण करेंगे तो ये जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, मतलब कि कचट तप, ये जो 5 वर्ग होते हैं ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो जो का वर्ग होता है इसे हम कंठ कहते हैं, चा वर्ग को तालु, त वर्ग को दंत, ट वर्ग को मूर्ध और ओष्ठ जो होता है वो प वर्ग होता है। और ये हमारा जो लास्ट वाला सब होते हैं इन्हें हम पंचमा अक्षर मतलब 5वां वाला अक्षर या फिर हम इन्हें अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है। अब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, कौन सा मूर्ध है, कौन सा दंत है। तो अगर इसमें से कोई भी पूछेगा, जैसे यहाँ से चा, छ, ज, झ, य, इनमें से कोई भी दे दिया तो ये सारे के सारे क्या होंगे, तालु होंगे। तो इनको आप इसी तरह से याद रख लीजिए, कंठ, तालु, दंत, मूर्ध, ओष्ठ, क, च, ट, त, प, इस तरह से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हम देखेंगे आयोगवाह क्या होते हैं। न स्वर न व्यंजन किसी के भी श्रेणी में नहीं आते हैं। आयोगवाह जो होते हैं वो न स्वर में होते हैं न व्यंजन में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आ पे जो चंद्र बिंदी होती है और ये आहा, ये दोनों क्या होते हैं, आयोगवाह होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, अंगा और हा, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। प्रकंपित व्यंजन, रा को प्रकंपित या फिर इसी को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो पार्श्विक व्यंजन हमारा ला होता है और प्रकंपित व्यंजन जो होता है रा होता है। प्रकंपित व्यंजन क्यों इसको रा को बोलते हैं जानते हैं हम। जैसे कोई बच्चा या कोई भी जैसे बोलते हैं ना, जब बचपन में रा ऐसे करके बोलते हैं तो ये बार बार कंपन करता है, कई बार से निकलता है, तो इसको हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन होता है ला। और संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, संयुक्त व्यंजन मतलब कि 2 व्यंजन को मिलाकर जो एक व्यंजन बना हुआ है उसे संयुक्त व्यंजन। जैसे छत, त्र, ज्ञ, श्रा, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो छत जो बना है वो का और शा से, त्र जो है वो ता और रा से बना है, ज्ञ जो है जा और इया से बना है, और श्रा जो है वो बड़ा शा और रा से बना है। तो ये हमारे संयुक्त 4 व्यंजन होते हैं। दंतोष्ठ कौन होता है, वा जो होता है इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों में आता है, तो इसीलिए हम वा को दंतोष्ठ कहते हैं। दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों इसमें उच्चारण में आता है, वा के उच्चारण में। काकल्य व्यंजन कौन सा है, हा को काकल्य व्यंजन कहते हैं। और आगत व्यंजन जो हमारा है ये ज और फा, आप देखते होंगे जो जैसे अरबी लिखा जाता है तो वहाँ पर ये नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं उसे आगत व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे EVS से हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। देखिए 1988 ईस्वी में ये आया हुआ था, डॉक्टर नॉर्मन मायर इसके अध्यक्ष हैं। संवेदनशील स्थल ये होता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, संवेदनशील स्थल होता है और उष्ण स्थल होता है। और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या विश्व में 36 है और भारत में 4 है। विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, 36, और भारत में कितने हैं, 4। भारत में जो है वो
44.4% हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कि 44.4% जो है भारत में जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। विश्व में 36 होते हैं। भारत के 4 कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो भारत में 4 होते हैं। एक होता है पहला हमारा पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी हिमालय, तीसरा इंडो वर्मा और चौथा जो होता है वो सुंडरलैंड। ये 4 हमारे भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो जो हमारा ये पूर्वी हिमालय है ये सबसे पुराना वाला है और जो सुंडरलैंड है ये सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का मात्र कितना % भाग पेड़ पौधे द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 से 5% ही भाग जो है पौधों द्वारा परिवर्तित किया जाता है ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, और इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट आप देखेंगे, जम्बूद्वीप का जनसंख्या के आधार स्थान क्या है? तो जम्बूद्वीप क्या है? जम्बूद्वीप यही हमारे भारत को ही जम्बूद्वीप नाम से जाना जाता है। तो जम्बूद्वीप भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत और भारत खंडे जम्बूद्वीप, ये सारे इंडिया के ही नाम हैं। ये हमारे भारत के इतने सारे नाम हैं। जम्बूद्वीप कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत खंडे जम्बूद्वीप। यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया। तो ये सारे हमारे इंडिया के ही नाम हैं। तो पूछ रहा है कि जनसंख्या के आधार पर क्या स्थान है? तो हमारा पहले स्थान पर भारत हो चुका है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो पहली मालगाड़ी ट्रेन चली थी सबसे पहले 1851 में रुड़की से उत्तराखंड चली थी। और अगर आपसे पूछेगा पहली यात्री गाड़ी कब चली थी, तो ये 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे में चली थी और ये 34 किलोमीटर की यात्रा ये पहली बार में की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे, सीएनजी से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कब चली है? तो सीएनजी से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का परीक्षण 2015 में रेवड़ी से रोहतक के लिए किया गया था। कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवड़ी से रोहतक तक ये चली थी सीएनजी से चलने वाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है, क्योंकि अभी ये 2015 में इसका परीक्षण किया गया था। SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये स्टोन कैंसर बनाता है। CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम दम घोटू गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। और NO2 जो होता है ये निमोनिया इससे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कृषि वर्ष क्या होता है? कृषि वर्ष बार बार पूछता है कि एक कृषि वर्ष से क्या नापते हैं। तो 1 जुलाई से 30 जून का समय जो होता है ये कृषि वर्ष कहलाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक का समय कृषि वर्ष कहलाता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, फसलों के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो रबी की फसल क्या होती है? जो रबी की फसल होती है इसको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ की फसल जो होती है ये जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर तक इसे काट लेते हैं। और जायद की जो फसल होती है ये अप्रैल मई में इसका बुआई होता है और मई जून तक इसको काटते हैं। और जो नकदी फसल होती है इसका मतलब क्या होता है कि हमें बेचकर सिर्फ धन कमाना मात्र इसका उद्देश्य होता है, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे,